नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे देहरादून से। बड़ी खबर मिल रही है, बीजेपी के दोनों प्रत्याशी 20 जून को करेंगे नामांकन और बद्रीनाथ मंगलौर सीट के लिए दोनों प्रत्याशी भरेंगे पर्चा। नामांकन में पार्टी के दिग्गजों का लगेगा उत्तराखंड में जमावड़ा। नामांकन के दौरान उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी भी रहेंगे मौजूद। नामांकन के बाद राजेंद्र भंडारी गोपेश्वर में करेंगे शक्ति प्रदर्शन। करतार सिंह भड़ाना के रोड शो में सीएम धामी होंगे शामिल और मंगलौर में 20 जून को सीएम धामी करेंगे जनसभा को संबोधित। नामांकन के दौरान उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी भी रहेंगे मौजूद। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 20 जून को दोनों प्रत्याशी नामांकन करेंगे और ऐसे में कई दिग्गज भी उनके साथ मौजूद होंगे। उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लिए तमाम तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। ऐसे में राजनीतिक दल भी अब एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है और बीजेपी ने कहा है कि 20 जून को दोनों प्रत्याशी अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के भ्रमण पर हैं। यहां मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आज मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले थे और जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत भी की, साथ ही नैनीताल घूमने आए पर्यटकों से भी मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के पंत पार्क क्षेत्र में चाय की दुकान पर पहुंचे, जहां उन्होंने खुद चाय बनाई और चाय पीने के साथ साथ अपने सहयोगियों और अपने स्टाफ को भी चाय पिलाई है। इसको संपूर्ण दुनिया का योग बनाने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनके आह्वान पर आज संपूर्ण विश्व 21 जून को योग दिवस मना रहा है। ये हम सब भारतवासियों के लिए गौरव की बात है कि आज वो जन जन का योग और घर घर का योग बन गया। हमारे देश में बहुत तेजी से योग का प्रचार प्रसार हो रहा है। हर एक व्यक्ति अपनी दैनिक दिनचर्या में योग को अपना रहा है, अपनी दिनचर्या में शामिल कर रहा है और ये योग हमारा अनवरत रूप से आगे बढ़े, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े। तो इसका प्रचार प्रसार होगा। उत्तराखंड में भी हमारे सीमांत क्षेत्र हैं, आदि कैलाश पर हम लोगों ने प्रस्तावित किया है कि वहाँ भी मैं भी योगाभ्यास के कार्यक्रम में सम्मिलित होऊंगा और भी अनेक स्थानों पर हमारे योग के कार्यक्रम होंगे। पर्यावरण के प्रति सबको बहुत जागरूक होना है और पौधारोपण है। हमारे जितने भी ये पुराने स्रोत हैं, गाढ़ हैं, गधेरे हैं, नौले हैं, धारे हैं, अनेक जो हमारे पुराने स्रोत होते थे, धीरे धीरे वो सब सूखते जा रहे हैं। उन स्रोतों का पुनर्जीवन हो, फिर से रिचार्ज हो, उसमें सबकी भूमिका हो और विशेषकर से जन जन उसमें सम्मिलित हो। तो मैंने सबका आह्वान किया है, जहाँ सरकारी डिपार्टमेंट काम करेंगे, सरकार काम करेगी, वहीं लोगों का जो सहयोग है। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में किसकी जीत होगी, इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं। बीजेपी के बाद दोनों सीटों पर कांग्रेस ने भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर किस पार्टी का दबदबा है, ये रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड में अब राजनीतिक दलों के सामने बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की चुनौती है। इन दोनों सीटों पर ही जीत हासिल करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने जी जान लगा दी है। बीजेपी इन दोनों सीटों पर चुनाव जीतकर विधायकों की संख्या 47 से 49 करने की तैयारी में है। तो वहीं इन दोनों ही विधानसभा सीटों पर जीतकर कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मिली हार के कसक को दूर करना चाहेगी और साथ ही बीजेपी के विजय रथ को रोकना चाहेगी। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में मंगलौर विधानसभा सीट को जीती बसपा का लक्ष्य इस सीट को एक बार फिर जीतना रहेगा। मुझे लगता है कि इस चुनाव को हम चंपावत की तरह लड़ पाएंगे, क्योंकि ये चुनाव सच्चाई पे जीत का चुनाव है। जिस प्रकार से भ्रमित कर लोकसभा में चुनाव को पूरा बदलने की कोशिश की गई, आज घर घर जाकर हमारे कार्यकर्ता उनको बताएगा कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश चल रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में देश चल रहा है। सारी योजनाओं को लाभार्थी के माध्यम से उनको भी चिन्हित करके उनके पास जाया जाएगा। पूरी शक्ति ताकत हमारी लगेगी। पहली बार इतिहास लिखने जाएंगे कि मंगलौर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बीजेपी ने बद्रीनाथ सीट पर राजेंद्र भंडारी को उतारा है, तो इस सीट पर कांग्रेस ने लखपत बुटोला को टिकट दिया। मंगलौर सीट पर बीजेपी ने करतार सिंह भड़ाना को, तो कांग्रेस ने
काजी निजामुद्दीन को टिकट दिया है। इसके अलावा बसपा ने यहाँ दिवंगत सरवत करीम अंसारी के बेटे उब्बेदुर्रहमान अंसारी को टिकट दिया है। बात बद्रीनाथ विधानसभा सीट की जाए तो बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर 3 बार कांग्रेस तो 2 बार बीजेपी ने बाजी मारी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़े राजेंद्र भंडारी चुनाव जीते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के दरमियान राजेंद्र भंडारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिसके चलते ये सीट खाली हुई थी और अब बीजेपी की तरफ से राजेंद्र भंडारी को फिर से मैदान में उतारा गया है। वहीं राजेंद्र भंडारी की टक्कर में कांग्रेस ने इस सीट से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और वर्तमान से कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता लखपत बुटोला को मैदान में उतारा है। लखपत बुटोला लंबे समय से बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर सक्रिय हैं और दावा है कि वो लगातार जनता के बीच में रहते हैं। माना जा रहा है कि बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस बार कड़ी टक्कर है। उपचुनाव की तैयारी की अगर बात करें तो काजी निजामुद्दीन जी तो पिछले 6 महीने से लगातार फील्ड पे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। रही बात बद्रीनाथ विधानसभा की, तो उसमें वहाँ के जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो भी जिस दिन से राजेंद्र भंडारी गए हैं उस दिन से लगातार वो लोग फील्ड पे हैं और मैं खुद गोपेश्वर और जोशीमठ में मीटिंग लेके आया हूँ। दो दिन का प्रवास मेरा था। उसके बाद आदरणीय विक्रम सिंह नेगी जी, महेंद्र गुरु जी और आदरणीय हमारे मंत्री प्रसाद नैथानी जी भी उसी क्षेत्र में हैं और ये लोग भी 2 दिन का प्रवास करके वहाँ मीटिंग्स लेके आए हैं और हम अपने कार्यकर्ताओं से भी लगातार संपर्क में हैं। आज भी हमारी चल रही है प्रभारी, हम कई क्षेत्रों को पहले बना चुके हैं, कुछ अभी और बनने बाकी हैं। हमारी पूरी तैयारी है। इसके अलावा पूर्व विधायक सरबत करीम अंसारी के निधन के बाद खाली हुई मंगलौर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना को मैदान में उतारा है। करतार सिंह भड़ाना अभी तक कई दलों में रह चुके हैं। जिस स्थल से चुनाव लड़े हैं उस दल से करतार सिंह भड़ाना चुनाव जीते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने मंगलौर विधानसभा सीट पर पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बसपा ने सीट पर दिवंगत विधायक सरवत करीम अंसारी के बेटे उब्बेदुर्रहमान अंसारी को प्रत्याशी बनाया है। 2022 विधानसभा में काजी निजामुद्दीन बसपा प्रत्याशी सरवत करीम अंसारी से करीब 568 वोटों से चुनाव हार गए थे, लेकिन हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने इस सीट को करीब 21,000 के अंतराल से जीता है। मंगलौर विधानसभा सीट जब से अस्तित्व में आई है तब से इस सीट पर 4 बार बसपा तो 1 बार कांग्रेस ने बाजी मारी है, लेकिन बीजेपी का अभी तक इस सीट पर खाता भी नहीं खुला। ऐसे में इस सीट पर बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती है। चुनाव में प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और हमारा संगठन बूथ स्तर तक का संगठन है। ये सब बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क यथा से भी बने और पिछले अभी जो लोकसभा चुनाव था 132 में 47 बूथ हम जीते हुए हैं। हम अपने बूथ के जीत की क्रम को बढ़ाएंगे और मैं कह सकता हूँ लगभग 100 से ज़्यादा पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी मंगलौर विधानसभा के चुनाव में आगे रहेगी। और क्योंकि मंगलौर की जनता विकास चाहती है और केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, इसलिए मंगलौर की जनता भी विकास के लिए ही मतदान करेगी और मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ इतिहास बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से मंगलौर की सुनगी। एक चुनाव होता है जिस समय की बहुत सी बातें लोगों बीच में चलाते हैं कि हमारी सरकार आ रही है, हमने आना है, लेकिन अब तो सबको विश्वास हो गया है कि उत्तराखंड के अंदर बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए भाजपा का विकल्प है। तो कार्यकर्ता जनता भी विकास ही चाहती है और विकास के लिए भाजपा को मत देंगे। हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने इन सीटों को जीतने के लिए तमाम तैयारी शुरू कर दी है। दोनों ही दलों में लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इसी के साथ ही दोनों ने एक दूसरे पर तंज कसना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि चुनाव कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी ने इस चुनाव में अपने कैडर के नेता को टिकट नहीं दिया। एक कांग्रेस पार्टी से भागा हुआ प्रत्याशी है तो दूसरा फरीदाबाद से लाया गया है। ऐसे में बीजेपी का अपना कार्यकर्ता ठगा हुआ महसूस कर रहा है। करण मेहरा ने कहा कि इन दोनों ही विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और इन दोनों ही सीटों को जीतने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी के पास अपने कैडर का आदमी चुनाव लड़ाने के लिए नहीं था। एक कांग्रेस का भगोड़ा है और दूसरा लोकदल का आदमी है जो हरियाणा से पद में रहा है और उत्तराखंड में उसकी कोई ज़मीन नहीं है, मतलब ज़मीनी पकड़ नहीं है। तो बीजेपी का मुझे लगता है खुद इन बाई इलेक्शंस पे अपना कोई आदमी नहीं था इस लायक कि जो चुनाव लड़ सके, जिन्होंने 50 साल उनकी दरियाँ बिछाई होंगी, बस्ते बोके होंगे, वो लोग आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।
वहीं बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को तो लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से हार मिली है और वही वजह है कि कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारने में इतना विलंब कर दिया। लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और जो बीजेपी के विकास की सोच है और भाजपा सरकार के द्वारा किए गए कार्य हैं उन्हें लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। इस बार बीजेपी मंगलौर विधानसभा सीट को जीतने का काम करेगी और इन दोनों सीटों पर बीजेपी संकल्पित है कि जीत बीजेपी की होगी। देखिए, लोकसभा चुनाव की बुरे तरीके की जो हार कांग्रेस पार्टी को मिली है, यही एक वजह है कि उन्होंने प्रत्याशियों की घोषणा करने में बहुत ज्यादा देर कर दी और चूंकि सभी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो मैदानों में हैं और जनता के बीच में अपनी विकास की सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिस प्रकार से हमारे जो कार्य धरातल पर हम लोगों ने किए हैं उसके आधार पर, अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर जनता के बीच में जा रही है और जनता का पूरा पूरा समर्थन भाजपा को मिल रहा है। इस बार मंगलौर विधानसभा में भी भाजपा का परचम लहराएगा और बद्रीनाथ विधानसभा में भी भाजपा जीतेगी और उसके लिए हम पूरे तरीके से संकल्पित हैं। दोनों विधानसभाओं में जो है भाजपा अपना परचम लहराएगी। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर होने वाले चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की साख दांव पर है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल इस उपचुनाव को जीतने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहेगी। एक और जहां बीजेपी अपना जीत का रथ कायम रखना चाहेगी तो कांग्रेस इन दोनों सीटों को जीतकर अपनी खोई हुई जमीन को तलाशना चाहेगी। लेकिन जनता किसके सर पर जीत का ताज सजाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड अपने जंगल के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राज्य में विकास के नाम पर पेड़ तो धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं लेकिन वृक्षारोपण होता कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बदल गया अब ग्रीन देहरादून, अब पेड़ों की छाव भी नहीं नसीब। यूं ही चलता रहा तो वो दिन दूर। राज्य गठन के वर्षा बाद तक उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को रिटायर्ड लोगों का शहर कहा जाता था। तब सड़कों से लेकर जहां भी नजर जाती आम लीची से लगभग बाग बगीचे और गन्ने और बासमती से लहलाते खेत नजर आते थे। लेकिन बुजुर्ग बताते हैं कि राजधानी बनने के बाद यहाँ शहरीकरण की ऐसी रेस शुरू हुई कि नेचुरल रिसोर्सेज के संरक्षण के सवाल कोसों पीछे छूट गए। हरियाली के शहर में आज हर तरफ कंक्रीट के जंगल दिखाई देते हैं। ऊंची ऊंची भवनों ने जंगलों की जगह ले ली है। साथियों, उत्तराखंड प्रदेश में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर वर्तमान तिथि तक ऐसा रिपोर्टों में बताया गया या आंकड़े बताते हैं कि आज तक उत्तराखंड में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर सिर्फ देहरादून के आसपास 70,000 पेड़ काटे जा चुके हैं। आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज के इस पूरे सिनेरियो में कि लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। जो सामान्य तापमान देहरादून का रहता था उससे बहुत अधिक है। साल दर साल बढ़ रहा है यहाँ तापमान। वर्ष 2024 में टूटा 100 वर्षों का रिकॉर्ड। 43 डिग्री के करीब पहुंचा दून का पारा। विकास कार्यों के नाम पर राजगठन से लेकर अब तक सिर्फ देहरादून में 70,000 से ज्यादा पेड़ों की कटाई की गई है। जाहिर है कि पेड़ों की कटाई का असर तो पड़ेगा ही। पिछले कुछ वर्षों से साल दर साल यहाँ का तापमान बढ़ता जा रहा है। 2024 में पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया। वर्षों बाद पहली बार ऐसा हुआ कि देहरादून में तापमान 43 डिग्री के आसपास पहुंच गया, जिससे शहरवासियों की नींद हराम हो गई। ये हाल पहाड़ के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के गांवों का भी है। वहाँ पानी का बहुत अकाल पड़ गया। कई जगह पानी के जल स्रोत सूख गए हैं भयानक गर्मी की वजह से, जंगलों की आग की वजह से। और प्रदेश की अस्थायी राजधानी देहरादून के आसपास की खबर है कि 70,000 से अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत गंभीर विषय है और आने वाले समय में इसके दूरगामी परिणाम यहाँ के निवासियों को भोगने पड़ेंगे या झेलने पड़ेंगे। विकास कार्यों के नाम पर पेड़ों की कटाई। अब धूप में छांव के बीच सुकून मिलना मुश्किल। शहर के लोग बताते हैं कि सबसे पहले चक्राता रोड से पेड़ों का सफाया शुरू हुआ। रोड किनारे राहगीरों को छांव देने वाले पेड़
रायपुर और सहस्त्रधारा समेत अन्य रोड से साफ कर दिए गए। हरिद्वार रोड पर बचे कुचे पेड़ लोगों को चिलचिलाती धूप में छाव के बीच सुकून का एहसास करा रहे हैं। वही रोजगार का भी जरिया बने हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ये पेड़ भी विकास की भेंट चढ़ने वाले हैं। आशा ये की जा सकती है कि देहरादून शहर में जितने लोग हैं, क्या वो लोग इन विकासात्मक गतिविधियां जिनसे पर्यावरण का नुकसान होता है उसके विरोध के लिए, उसको समायोजित करने के लिए सही साइंटिफिक और मतलब एक तरह से इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन की प्रक्रिया को साथ में रखते हुए क्या हम पर्यावरण को भी बचा सकते हैं और विकास के कार्य भी कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें पैरेलली चल सकती हैं नहीं, इस पर काफ़ी कार्य करने की ज़रूरत है। सड़क चौड़ीकरण में पेड़ काटना जरूरी है क्या? चौड़ीकरण के नाम पर हजारों पेड़ों की कटाई। अधिक से अधिक पेड़ लगाने की है अब जरूरत। शहर में रहने वाले बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि सड़कों के किनारे घनी छाव में आते जाते लोग सुस्ता लेते थे, लेकिन सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पर जिस तरह हजारों पेड़ों का सफाया किया गया, उससे दून की सड़कों से भविष्य में पेड़ों का वजूद मिटने वाला है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी अलार्मिंग सिचुएशन है। ये संकेत दे रही है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाओ और उनका संरक्षण भी करो। उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है और लगातार यहाँ ग्रीन बोनस की मांग उठती रही है, क्योंकि हम पूरे देश के पर्यावरण का जो है संरक्षण करते हैं और अब उसी पर जो है सरकार लगातार कुठाराघात कर रही है। विकास के नाम पर जो है अनियोजित विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है और लगातार जो है पेड़ों का कटान हो रहा है। आप सहस्त्रधारा रोड पे देख लीजिए, पर्यावरणविदों ने जो है भारी विरोध किया, कांग्रेस पार्टी ने भारी विरोध किया, उसके बावजूद भी है पेड़ों का कटान नहीं रुका। खलंगा में तो किसी तरीके से विपक्ष के विरोध के बावजूद जो है अभी तक पेड़ों का कटान नहीं हुआ है। लेकिन सैकड़ों परियोजनाएं मैं गिना सकता हूँ, चाहे आप जो है ये मोहन से लेकर के और जो बिहारीगढ़ तक जो एलिवेटेड रोड जाती है उस पर देखिए हजारों पेड़ों का जो है कटान हुआ है। वायु प्रदूषण मानक से 3 से 4 गुना अब अधिक। पर्यावरणविद लगाते रहे हैं प्रदेश सरकार से गुहार। बचे कुचे पेड़ों को जिंदा रहने दें, पर्यावरण शुद्ध रहेगा। पेड़ों के अंधाधुंध कटने से वायु प्रदूषण की स्थिति मानक से 3 से 4 गुना तक पहुंच गई है। जिस रिस्पना और बिंदाल नदी को एक दौर में सदानीरा कहा जाता था, वहां अब पानी की जगह गंदगी बह रही है। देहरादून में समय समय पर पर्यावरणविद ही नहीं बल्कि आम लोग भी सरकार से गुहार लगाने लगे हैं। बचे कुचे पेड़ों को जिंदा रहने दें, पेड़ रहेंगे तो पर्यावरण शुद्ध रहेगा। तपती दोपहरी में लोगों को छांव भी मिलती रहेगी। लेकिन ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम अपनी सुख सुविधा के लिए और अपने स्वार्थ के लिए लगातार जंगलों का नुकसान कर रहे हैं और सड़कों के किनारे या जो हमारी ऐसी लैंड है जो वर्जिन लैंड थी वहाँ से सड़कें निकाल कर हम लोग अपने पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं। तो ये स्थिति बड़ी भयावह है और भविष्य की ओर चेताती है कि मनुष्य अगर अभी से उसने साइंटिफिकली और इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन को ध्यान में रखते हुए विकासात्मक गतिविधियां जैसे सड़कों का निर्माण या औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण, बांध या नहरें या अन्य तरह के विकासात्मक गतिविधियों में वृक्षों को, पेड़ पौधों को महत्व नहीं दिया तो उसको आगे बहुत गंभीर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। सरकारी आंकड़ों में दून में 70,000 कटे पेड़। वास्तविकता में यह आंकड़ा लाखों पार। विकास कार्यों के नाम पर पेड़ों की कटाई और नदियों में गंदगी को लेकर सरकार की अपनी दलीलें हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों की ही देखें तो इससे पता चलता है कि 2000 में राज बनने के बाद सिर्फ सरकारी आंकड़ों में ही करीब 70,000 से अधिक पेड़ कट चुके हैं। वास्तविकता में यह आंकड़ा लाखों में है। हर साल पर्यावरण संरक्षण के नाम पर हजारों पौधे लगाए जाते हैं, लाखों रुपए का बजट पास होता है, लेकिन कुछ समय बाद ही देख रेख के अभाव से सारे पेड़ सूख जाते हैं। विकास के लिए जहाँ पर सड़कें चौड़ीकरण की बात होती है, जहाँ पर पुल निर्माण की बात होती है, वहाँ पे जो पेड़ काटे जाते हैं उनके एवज में पेड़ लगाए भी जाते हैं। फॉरेस्ट विभाग जो है, अब मानसून सत्र आ रहा है तो बड़ी संख्या में वहाँ पर जो जितने पेड़ कटते उसके दुगने पेड़ जो हैं वो लगाए जाते हैं। निश्चित रूप से जहाँ जहाँ पर कटे होंगे उनकी एवज में दूसरी जगहों पर पेड़ लगाए होंगे। ये एक परंपरा, एक
जब भी जहाँ जहाँ काम होता है और ये नॉर्म्स भी होते हैं, इसलिए नॉर्म्स के अनुसार ही सब चीज़ें होती हैं। मुझको लगता है कि जितने पेड़ कटें उनसे दुगने पेड़ जो है फॉरेस्ट विभाग द्वारा लगाए जाएंगे। दून के 20 किलोमीटर के दायरे में 8 डिग्री तक बढ़ा तापमान। जहां जितनी संख्या में पेड़ कम, वहां का तापमान अधिक। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक देहरादून शहर के 20 किलोमीटर के दायरे में ही तापमान में 8 डिग्री तक का अंतर पाया गया है। कहते हैं कि जहां जितनी संख्या में पेड़ कम है, वहां का तापमान उतना ही अधिक है। पेड़ों की कटाई से पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है, इसे अब गहराई से समझने की जरूरत है। क्यों कटे पेड़, कितना नुकसान, पर्यावरण हो रहा तेजी से प्रदूषित, साफ हवा लेने में घुट रहा दम, दून में भी भीषण गर्मी का प्रकोप, सड़क किनारे नहीं मिल रही छांव, सड़कों से गायब हो रही हरियाली, पर्यावरण हो रहा असंतुलित, बढ़ रहा बीमारियों का प्रकोप, रोड चौड़ीकरण के लिए काटे जा रहे पेड़, सड़क किनारे बचे कुचे पेड़ों को बचाने की मांग, पेड़ लगाने के साथ ही पेड़ के संरक्षण का भी जिम्मा ले। उत्तराखंड देश के उन राज्यों में शामिल है जहां प्रकृति का दिया वो सब कुछ है जो जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन बदलते दौर में विकास के नाम पर जिस तरह से प्रकृति का दोहन हो रहा है, वो चिंता का विषय है। राजधानी देहरादून में कहां और किस लिए पेड़ों की कटाई हुई, यह आंकड़ों के जरिए समझा जा सकता है। विकास कार्यों के नाम पर पेड़ों की कटाई। दून दिल्ली एक्सप्रेस वे के लिए काटे गए 10,752 पेड़। विकासनगर पामटा मार्ग के लिए काटे गए 6,500 पेड़। तो वहीं दून पावटा सड़क मार्ग के लिए काटे गए 8,000 पेड़। चक्राता रोड के चौड़ीकरण के लिए काटे गए 2,000 पेड़। सैसधारा रोड पर 2,200 से अधिक पेड़ों की कटाई। अब तक ट्रांसप्लांट किए गए 2,000 पेड़। अल्मोड़ा जिले का है, वहाँ के डीएफओ ने तो जो है 5 सालों में इतनी अधिक जो है अनुमतियाँ पेड़ों के कटान की दी कि बाद में जो है उनके अधिकार को ही सीज करना पड़ा। और बड़कोट, पुरोला में और अन्य जगह में जिस तरीके से अवैध पेड़ों के कटान के मामले सामने आए थे, बड़ी निराशाजनक स्थिति है। कोई भी जो है पर्यावरण के संरक्षण के लिए गंभीर नहीं है। और जब उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी हुई थी, जंगल जल के स्वाहा हो रहे थे, पर्यावरण मंत्री जो हमारे वन मंत्री हैं वो विदेश में घूम रहे थे, और जब जो है इंद्रदेव की कृपा से आग बुझी तब जाकर के तो वो लौटे। इतनी गंभीर है जो है सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए, तो किसको कहें, सब राम भरोसे चल रहा है। देवभूमि उत्तराखंड हिमालय राज्य है। ऐसे में अगर विकास कार्यों के नाम पर सरकार प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेगी और ये उम्मीद करेगी सब कुछ पहले जैसा ही रहे, तो वो संभव नहीं है। यहाँ के लोग हर एक वर्ष प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं। 2013 आपदा ना तो राज्यवासी कभी भूल सकते हैं और ना ही देश और दुनिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।